हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राग दरबारी उपन्यास। आप में से काफी बच्चों को पता भी है, हमारी चल रही है यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। और हम अभी तक 6 उपन्यास अपने कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राग दरबारी उपन्यास। जैसा कि आपको पता है, डेली हम एक उपन्यास अपना कवर कर रहे हैं। उसमें मैं आपको क्या बताती हूँ, प्रमुख पंक्ति, पात्र, भूमिका, सारांश, समीक्षा, इन चीजों पर हमारा फोकस रहता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और उसके पाठ्यक्रम में राग दरबारी उपन्यास लगा हुआ है, तो ये क्लास आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे बच्चों के लिए। तो और जो यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास पर बिल्कुल फोकस रखिएगा। राग दरबारी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं राग दरबारी उपन्यास पढ़ना शुरू। सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं राग दरबारी उपन्यास के विषय में। इनके रचनाकार कौन है राग दरबारी उपन्यास के? श्री लाल शुक्ल। प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। ये जो उपन्यास है ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। और राग दरबारी उपन्यास का केंद्र है शिवपालगंज गांव। तो एक ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता भी होगा शिवपालगंज वाल ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से गांव का इसमें वर्णन है राग दरबारी उपन्यास में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष भी इंपोर्टेंट है और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है। और रचनाकार तो खैर हमें पता ही होनी चाहिए, जो रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ठीक है, ये हुई एक बेसिक जानकारी। अब हम यहाँ पर चले गए भूमिका की तरफ। भूमिका आपके लिए सभी उपन्यास की भूमिका है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले भूमिका पढ़ते हैं, प्रस्तावना। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। तो ये याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं चारों चीजें, फिर मैं आपको बता दूंगी। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर चार सन आपको दिखाई दे रहे हैं, 64, 67, 68 और 69। ठीक है, चारों को एक जगह नोट कर लीजिएगा और इनके आगे लिख लीजिएगा। राग दरबारी का लेखन कब हुआ? 64 में। अंतिम रूप 67 में, मतलब समाप्त कब हुआ? प्रकाशित कब हुआ? 68 में। और साहित्य अकादमी कब मिला? 69 में। ठीक है, चारों पॉइंट इस तरह लिख लेना, प्रारंभ, अंत या समाप्त। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या? प्रकाशन। और यहाँ पर क्या? साहित्य अकादमी। ठीक है, इस तरह जो है अपने यहाँ पर जो आप नोट्स बना रहे हो राग दरबारी उपन्यास के, उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, चारों सन महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष तो हमें पता ही होता है कि 1968 में प्रकाशित हुआ, लेकिन लेखन कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपकी भूमिका में लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, फिर है, तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कीर्ति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। यानी सबका देखो अपना अपना नजरिया होता है, अपने अपने विचार होते हैं। तो इन्होंने बताया जब इस उपन्यास की समीक्षा लोग कर रहे थे, अलग अलग बड़े बड़े आलोचक, तो कोई अपने विचार सब दे रहे थे, सबके विचार अलग अलग थे। तो कहते हैं कि मुझे यकीन ही हो गया कि एक रचना पर बहुत अनेक तरह के विपरीत विचार जो है एक साथ फल फूल सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही रचना पर किसी के विचार अच्छे, किसी के बेकार, मतलब सबके अपने अपने विचार बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत जो है विचार हो सकते हैं। ये इस तरह समझ सकते हो आप। हमने कोई मूवी देखी, मान लीजिए किसी को तो ये बहुत अच्छी लगी, कि कोई किसी के विचार अलग रहेंगे, किसी के बिल्कुल एकदम विपरीत विचार रहेंगे उसको लेकर। ठीक है, तो सबका वो अपना अपना नजरिया होता है।
ठीक है। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसकी पंक्ति है? श्रीलाल शुक्ल की। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई, उससे यह तो प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। ये पंक्ति देकर आपसे पूछ लेगा किस उपन्यास के बारे में ये बात हो रही है, तो आपको याद रखना है राग दरबारी उपन्यास के यहाँ पर हम भूमिका पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे चलेंगे। जो भी हो, यहाँ मेरा अभी अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रयोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कीर्ति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कीर्ति दोष युक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उसने अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज दरबार की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है, वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है, और लगता है कि लेखक अपनी सबकी कुछ गवारों के ऊपर जाया कर रहा है। इम्पोर्टेंट है ये भी। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमिक संस्थानों में इसका जैसा जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है। बिल्कुल ये सही भी कह रहे हैं, क्योंकि राग दरबारी ऐसा उपन्यास है, हर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में जो है राग दरबारी उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है, जो ये भूमिका है ना, ये कब की है? 2007 में जब इसका पुनर्प्रकाशन हुआ था, तो उसकी भूमिका जो है श्रीलाल शुक्ल ने लिखी थी। उपन्यास तो लिखा गया था 1968 में। ठीक है, लेकिन इसकी पुनर्प्रकाशन हुआ था तो उसमें भूमिका स्वयं जो है श्रीलाल शुक्ल ने लिखी थी। ठीक है, और ये पंक्ति आपके पेपर में पूछी भी गई थी कि ये पंक्ति कौन से उपन्यास के पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखी गई है, तो राग दरबारी। इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक माहेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि उनका यह प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये थी एक पेज की भूमिका श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी की थी, और भूमिका खुद जो है राइटर ने ही लिखी है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने भूमिका देख ली, अब हम उन उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोलकर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तौर पर पहुंचता है। ठीक है, यो ही एक जो है बेसिक जानकारी जो कि हमारी है विषय वस्तु के संबंध में। अब चलेंगे मुख्य पात्र की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में जो है इन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले वैद्य जी, इंपॉर्टेंट पात्र कौन है? शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग
डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेगा। किस कॉलेज के मैनेजर थे? झंगामल इंटर कॉलेज के। फिर है रंगनाथ। रंगनाथ कौन है? वैद्य जी का भांजा, जो शहर में रहता है और इतिहास में एमए करने के बाद रिसर्च कर रहा है। तो रंगनाथ ने जो है एमए की थी कौन से सब्जेक्ट से? इतिहास में। ठीक है, आगे चलते हैं। रूपन बाबू। रूपन बाबू कौन है? वैद्य जी का छोटा बेटा, जो कई सालों से 10वीं में है और खुद को छात्र नेता समझता है। गयादीन की बेटी बेला से प्यार भी करता है। तो तीन पात्र आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, रूपन बाबू, गयादीन और बेटी बेला। आ गया बद्री पहलवान। वैद्य जी का बड़ा बेटा जो पहलवानी करता है, छोटा बेटा रूपन बाबू जो 10वीं में है और खुद को छात्र नेता समझता है। बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा और पहलवानी करता है। आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। आ गया शनिचर। इंपोर्टेंट पात्र है, मंगलदास नाम है। वैद्य जी की सभा में भांग पीसने का काम करता है और आगे चलकर गौ सभा का प्रधान बन जाता है। कौन? शनिचर, मंगलदास। फिर है गयादीन। गयादीन कौन? बनिए का काम करते हैं। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक। किसके? साइंस के अध्यापक। गांव में एक आटा चक्की के मालिक। आ गया खन्ना मास्टर। इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर, याद रखिएगा। पीछे मास्टर मोतीराम साइंस के टीचर थे और खन्ना मास्टर इतिहास के टीचर थे। ठीक है, इंटर कॉलेज में अध्यापकों की गुटबाजी के अग्रणी नेता। फिर है बेला, गया दिन की एकमात्र लड़की। रूपन और बेला के प्रेम के चर्चे है शिवपालगंज गांव में। लंगट इंपोर्टेंट पात्र है। एक पैर न होने के कारण लाठी के सहारे लंगड़ाट कर चलता है। कबीर पंथी है और एक पुराने मुकदमे की नकल पाने के लिए जिला कार्यालय में अर्जी देता है। फिर है राधे लाल, झूठी गवाही देने में परंपरागत और कभी न उगने वाला गवाह। जोगनाथ शराबी है और वैद्य जी का आदमी है। तो यहाँ पर जो है हमारे जितने मुख्य पात्र है वे मैंने आपको बता दिए। मुख्य पात्र एक जगह नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। क्योंकि क्या होता है, पीडीएफ अगर मैं आपको भेज भी दूंगी तो आप क्या करोगे, वो पीडीएफ पीडीएफ बनकर ही रह जाएगी, पता नहीं कितने बच्चे उसमें देखेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ एग्जाम टाइम में, एग्जाम से 10 दिन पहले आपके जो खुद के नोट्स है वे काम आएंगे, ना तो कोई वीडियो काम आएगी और ना कोई पीडीएफ काम आएगी। तो अच्छे से जो है अपने नोट्स इनको बना लीजिए, पात्र एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है शिवपालगंज के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी रागदरबारी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक से, ज्यादा नहीं है, ये हमारी 9-10 लाइनें आपको दिख रही है, ये है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी एक विशिष्ट उपन्यास है। लेखक ने पूरा उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। कथा का केंद्र शिवपालगंज है, लेकिन यह कथा भारत के किसी गांव की हो सकती है। मुख्य समस्या शिवपालगंज के कॉलेज की है, किंतु अन्य सारी समस्याएं स्वार्थ, मूल्यहीनता, इंपोर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है, चाहे तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। स्वार्थ, मूल्यहीनता, अमानवीयता, अवसरवाद, छल प्रपंच, नैतिक गिरावट, कुत्सित राजनीति इसी के साथ जुड़ी है। गांव के आज के जीवन यथार्थ को उपन्यास में अच्छी तरह देखा जा सकता है। उपन्यास में एक ही बात खटकती है, लेखक ने घटनाओं, स्थितियों, पात्रों पर ऐसे कौन से व्यंग्य किया है कि लगता है कि इसमें कहीं भी उसकी निजी भागीदारी नहीं है। इसलिए यह पाठक को उत्तेजित नहीं करता, स्थितियों को बदलने के लिए उनके मन को उत्तेजित नहीं करता। ये जो है राग दरबारी उपन्यास के बारे में किसने लिखा है? रामचंद्र तिवारी की बुक में हमें मिल रहा है, हिंदी का गद्य साहित्य बुक का नाम है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली। अब हम चलेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, राग दरबारी उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। देखो, जो ये बुक है ये आपको पता ही है, मैं दृष्टि वाली से जो है उपन्यास के बारे में जो मुझे मुख्य लगता है वो मैं वहां से ले रही हूँ। तो जो है इसमें जो मेरे पास बुक है इसमें थोड़ा प्रिंट जो है हल्का था यहाँ पर राग दरबारी उपन्यास का। तो दिखाई तो हमें दे रहा है, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम कीजिएगा, अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब पर वीडियो की, तो आपको भी क्लियर दिखाई देगा। देखते हैं प्रमुख पंक्ति। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था
इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। जैसे सत्य के कई पहलू होते हैं, तो कह रहे हैं इस ट्रक के भी कई पहलू थे। आगे अगला पॉइंट है, ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की और कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। किसकी पंक्ति है? रंगनाथ की पंक्ति और इम्पोर्टेंट है। कहा तो पास खोद रहा हूँ, सॉरी, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। कौन है? रंगनाथ कह रहे हैं, किससे? ड्राइवर से कह रहे हैं और इम्पोर्टेंट है। मतलब जो है, जो ये रिसर्च करते हैं ना, तो वे उनके बारे में क्या है कि घास खोद रहा हो, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। इंपॉर्टेंट पंक्तियां यहाँ तक की कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। इंपॉर्टेंट है। आगे चले गए, इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। आगे चले गए, बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालात में जा है, वहां से उसी हालात में वह 20 गांव में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लग सकता है और अपराध न हुआ हो तो उसे कम सकता है, करा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे चले गए, देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश की निवासी परंपरा से कवि है, चीज को समझने से पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। कितनी सही बात कही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। किसकी पंक्ति है? मास्टर मोतीराम की। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला, हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती है। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। आगे ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। आगे पंक्तियां, पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे यहाँ पर इसमें ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहती हैं। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसकी है? राग दरबारी उपन्यास की है। यहाँ भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक है और उन्हें मारने के पहले किसानों को हृदय परिवर्तन करना होगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की जरूरत है, रोब के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति, यहाँ पर ये वाली पंक्ति महत्वपूर्ण है। गुटबंदी प्रात्मानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है, मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे चले गए, वेदांत हमारी परंपरा है। चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आप बामबन हैं और मैं भी बामबन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता।
किसने कहा? चपरासी ने प्रिंसिपल से। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कौन? रूपन कह रहा है रंगनाथ से। आगे, जनता के रुपए पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। गया दिन की पंक्ति और मालवीय से कह रहे हैं। आगे, नैतिकता का नाम नैलो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। यहाँ पर फिर ये पंक्ति है। वही लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी, उसकी ओर उंगली उठाकर गया दीन ने कहा। ये वाली पंक्ति आपके जो है एग्जाम में भी आई थी। गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त पर इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। इम्पोर्टेंट है, और आपके पेपर में पिछली बार ये पंक्ति आई हुई थी, तो आप खुद देख लीजिए। जो ये गाइड है हमारी दृष्टि वाली, यहाँ से जो उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्ति आपको दी गई है, वहां से एग्जाम में भी मैंने एक तो यहाँ से राग दरबारी में भी पूछी गई, और एक बाण भट्ट की आत्मकथा की भी जो पंक्ति आई थी वो भी इसमें दी हुई है। तो यदि आप पूरा उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं और आपको महत्वपूर्ण पंक्ति चाहिए, तो आप उस वाली गाइड में से देख सकते हो। ठीक है। इम्पोर्टेंट है किसकी है? गयादीन की पंक्ति है। आगे चलते हैं। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। कितनी सही बात कही है, और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के नजरिए से। आगे चलते हैं। गांधी जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे, और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चले गए। देखो, हो सकता है जब हम महत्वपूर्ण पंक्ति देखते हैं तो आपको थोड़ी बोरियत महसूस हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब हमें पढ़ते हैं कुछ चीजें हमें बोरिंग लगती है और कुछ हमें रुचिकर लगती है, अपनी अपनी रुचि होती है वो। लेकिन महत्वपूर्ण पंक्तियां देखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती है उपन्यास की। ठीक है, और अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा उपन्यास अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, तो ये क्लास मुझे लगता है आपके लिए बहुत यूजफुल है, यदि आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है, और यदि पढ़ लिया है उपन्यास तो ये आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पंक्ति है चुनाव को लेकर। अगली पंक्ति है, चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे है। इम्पोर्टेंट है। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। आपको ये पंक्तियां देखकर लग रहा होगा कि हर पंक्ति में आपको व्यंग्य मिलेगा। ठीक है, जैसा कि और आपको पता भी है ये पूरा उपन्यास जो है व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शस। इम्पोर्टेंट है। देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। किसकी? रूपन की पंक्तियां रंगनाथ से कह रहे हैं। आगे अगली पंक्ति देख रहे हैं। अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहे। इंपॉर्टेंट पंक्तियां। अगली पंक्तियां। ये टेक्स्ट बुक है, समझ लीजिए सरे गले फली है, लोंडो के पेट में इन्हीं को भरते रहते हैं, कोई हजम करता है कोई कई करता है। भाई प्रिंसिपल से कह रहा है। आगे है यहाँ पर, ये हमारी जो है बस 5-6 पंक्तियां बची है, इनको भी हम देख लेते हैं। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर भी उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द पालक बालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वह अपनी इज्जत अपने पालक बालकों को सौंप देता है, पालक बालक उस इज्जत को खींचना शुरू करते हैं। आगे इक्के वाले की पंक्ति है, सनिच्चर से कह रहा है। जब वैद्य जी वोट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है, हमें कौन वोट का अचार डालना है, ले जाए वैद्य जी ही ले जाए। इक्के वाला कह रहा है सनिच्चर से। आगे आगे
शिवपालगंज में सभी जानते थे कि गौ सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणामतः प्रधान का पद बड़ा ही लाभदायक और गुणकारी था। आगे, ये कॉलेज प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। बिल्कुल जो है ये बात ना आज के लिए भी लागू होती है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। आगे, वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो कहीं भी पान खाने के इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले। आपको हर पंक्ति में व्यंग्य खूब अच्छे से नजर आ रहा होगा। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतारकर लाई गई लड़की से करता है, कहा, मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे करूंगा। नौजवान कह रहा है गया दीन से। सोते को जगाया जा सकता है पर कोई झुठमुठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए। वैद्य जी की पंक्ति है गया दीन से। बिल्कुल ये सही बात भी है। मतलब अगर सोने के उसमें ही देखे तो जब सोते हैं ना, और कई बार हम ड्रामा करते हैं सोने का, सोते नहीं है पर ड्रामा करते हैं कि हम जैसे सो रहे हैं, तो उसको उठाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोते को तो जगाया जा सकता है पर जो जानबूझकर बहाना कर रहा है सोने का उसको नहीं जगाया जा सकता। ठीक है। इंपोर्टेंट पंक्ति है, वैद्य जी की है गया दिन से। आगे है यहाँ पर ये वाली पंक्ति, देखो लंगर, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होगा। जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो और जनता आसानी से नहीं जीतती। रंगनाथ की पंक्ति है और इम्पोर्टेंट भी है। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है। रूपन बाबू ठाका मारकर हंसे, दादा यह शिवपालगंज है। न्याय यह बताना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति। किसकी? रूपन की है। किससे कह रहा है? रंगनाथ से। रूपन मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। वे भुनभुनाए, मुझे तो लगता है दादा सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट है रूपन के रंगनाथ से। बाद के तीनों पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी महत्वपूर्ण पंक्ति समाप्त होती है। एक बार शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखी राग दरबारी उपन्यास के बारे में बेसिक जानकारी। उसके बाद हमने लाइन बाय लाइन भूमिका बहुत अच्छे से पढ़ ली। जो इम्पोर्टेंट है पहले से ही मार्क किया हुआ है। बस इसमें ये वाली चीज और देख लीजिएगा, इसमें भी इम्पोर्टेंट हमें 2-3 पॉइंट मिले हैं। ठीक है। भूमिका हो गई। फिर हमने यहाँ पर एक तरह से इनकी विषय वस्तु देख ली कि उपन्यास में क्या क्या वर्णित किया गया है। उसके बाद मुख्य पात्र। फिर यहाँ पर जो है हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक से हमने पढ़ लिया राग दरबारी उपन्यास के बारे में। उसके बाद हमने देखी महत्वपूर्ण पंक्ति। ठीक है। तो इस तरह जो है आज हमारा राग दरबारी उपन्यास कंप्लीट हो गया है। ये यूनिट 6 हमारी चल रही है, बिल्कुल फ्री क्लास है, यूट्यूब पर होती है शाम को 4 बजे डेली। ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है। जब आप इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास फ्री क्लास। इसे आप ओपन करोगे तो आपको सारे उपन्यास मिल जाएंगे जो हमने अब तक पढ़े हैं। मैं आपको बता देती हूँ हमने कौन कौन से उपन्यास पढ़ लिए हैं। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, झूठा सच। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था राग दरबारी जो कि आज ही पढ़ाया हमने। ठीक है। तो हमारे आज 7 उपन्यास कंप्लीट हो गए। अभी हमारे उपन्यास बचे हुए हैं। ये कोर्स मैं प्रयास करूंगी 4 नवंबर तक ही आपको कंप्लीट करवा दूं। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हुई, रीजन का तबीयत खराब थी। ठीक है। तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल फ्री होती है, शाम को 4 बजे होती है। तो आज हमने राग दरबारी उपन्यास पढ़ा। कल को जब हम 4 बजे मिलेंगे तो यहाँ पर जो है हम उपन्यास कौन सा उपन्यास पढ़ेंगे? जिंदगी नामा। जिंदगी नामा आप पहले पढ़ोगे या मानस का हंस देख लेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है। या तो हम कल को मानस का हंस पढ़ेंगे या फिर हम जिंदगी नामा पढ़ेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बता देती हूँ मैं
मैंने हिंदी उपन्यास से पहले आपको हिंदी निबंध और हिंदी नाटक वाली यूनिट भी करवाई हुई है बहुत अच्छे से। तो यदि आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर ये क्लास देख लीजिएगा। हिंदी निबंध वाली जब आप ओपन करोगे प्लेलिस्ट तो देखो आपको सारे निबंध यहाँ पर मिल जाएंगे। निबंध हमने बहुत अच्छे से अपनी कंप्लीट की है। 11 के 11 निबंध है हमारे पाठ्यक्रम में और 11 के 11 निबंध मैंने आपको करवाया है। इसी तरह नाटक नाटक में हम एक दिन नाटक पढ़ते थे और अगले दिन एमसीक्यू सॉल्व करते थे। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में 14 नाटक लगे और ये मैंने सभी आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो हिंदी उपन्यास वाली यूनिट पे हम जल्दी हमारे 6 उपन्यास बचे हैं। ठीक है, तो हम इन्हें कवर कर लेंगे अपने 6 उपन्यास को। अब यहाँ पर यदि आपका कोई डाउट है तो शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें आकर पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा मेरी सभी क्लास की जानकारी के लिए। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको काफी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, तो पीडीएफ के लिए भी आप चाहे तो जुड़ जाइएगा। और इनके नोट्स बना लीजिएगा। अपने नोट में जरूर इनको ऐड कर लीजिएगा जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर नए मिले हैं आज की क्लास में, और जिन्होंने बनाए ही नहीं है वे पूरे कंप्लीट अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको आपके नोट्स ही जो है फायदा करेंगे। आप ये क्लास ओपन कर कर नहीं देखने वाले एग्जाम से 3 दिन पहले। ठीक है, जब आप अपने नोट्स पर ही डिपेंड रहोगे, और रहना भी चाहिए। तो अपने नोट्स जो है बिल्कुल बना लीजिए। इस लापरवाही में मत रहिएगा कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे या क्लास से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी, यूजफुल लगी, अच्छी लगी, लगता है एग्जाम में हमारे लिए यूजफुल रहेगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।